सेवा में श्रीमान खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार। महोदय, मेरा नाम राधेश्याम शुक्लावास है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं राजस्थान के जिला जयपुर, तहसील कोटपुतली के गांव शुक्लावास का निवासी हूँ। ये पत्र मैं राजस्थान सरकार के खान एवं भू विज्ञान विभाग को अपने जिले के गांव में चल रही माइनिंग से प्रभावित लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां और कठिनाइयों को बताने के लिए लिख रहा हूँ। मेरे जिले के कई गांव खूबसूरत पहाड़ियों में घिरे हुए हैं। गांव के लोगों का जीवन भी कहीं न कहीं इन पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। एक वक्त साल 1985-86 में वन विभाग इस इलाके के कई हिस्सों में जो है फॉरेस्ट लैंड घोषित करना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों में इस बाबत को लेकर ये डर रहा है, अगर ये पहाड़ी जो गांव के आसपास है, ये ज़मीन अगर वन विभाग में फॉरेस्ट लैंड चली जाएगी तो हम गांव के लोगों का जीवन यापन कैसे होगा, हमारे पशु कहाँ विचरण करेंगे, कहाँ चरेंगे। आसपास की जो पहाड़ियाँ थी, गांव से सटी हुई जो पहाड़ियाँ थी, उनको फॉरेस्ट लैंड में देने का सभी गांववासियों ने विरोध किया और वो हुआ भी। वो पहाड़ियाँ उस टाइम तो जो है फॉरेस्ट लैंड में जाने से बचा ली और वही पहाड़ियाँ आज जो है माइनिंग की वजह से हमारे बर्बादी का कारण बन रही है। हमारे गांव के पहाड़ जो अभी एनसीआर के नज़दीक लगते हैं, ये पहाड़ बेहतरीन चेजा पत्थर के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल ये इलाका क्रेशर जोन बन चुके हैं। क्रेशर का मतलब माइनिंग और पत्थरों को तोड़ने से है। यहाँ ज़्यादातर खानों में सैंड वॉशिंग, रोडी क्रेशर, डस्ट क्रेशर का काम होता है। गांव के लोगों को नौकरी देने का वादा करके साल 2000 के आसपास यहाँ कुछ माइंस में काम शुरू हुआ। जब यहाँ से पत्थर, रोड़ी, बजरी दिल्ली जाने लगे, धीरे धीरे इन माइंस की संख्या भी बढ़ने लगी। कोटपुतली और पावटा के कई इलाके इसकी चपेट में आने लगे। देखते देखते कई सारे पहाड़ों को काटा जाने लगा और क्रैशिंग का काम तेजी से और बढ़ गया। माइंस चलाने वालों ने हमेशा मनमानी की है और नियमों को ताक में रखकर काम किया है। सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी गांव के 300 मीटर के दायरे में जहां आबादी बसी हुई है, मंदिर, स्कूल है, गौशाला है या आबादी क्षेत्र है, उसके 300 मीटर दायरे में ब्लास्टिंग पर प्रतिबंध है। लेकिन इन सभी इलाकों में घरों से बिल्कुल नज़दीक अवैध खनन चल रहा है, अवैध ब्लास्टिंग होती है और यहाँ लगभग 1 हेक्टेयर में फैली हुई खानें होती हैं। उसमें तकरीबन 100-150 लोग काम से जुड़े होते हैं। माइनिंग एक जोखिम भरा काम है। इसे जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य ने कई सारे नियम भी बनाए हैं, लेकिन अवैध खनन में काम करने वाले मजदूरों के साथ इन दिशा निर्देशों की पालना जीरो बराबर होती है। इनकी पूर्णतः अवहेलना होती है। जहां बिना मास्क, बिना हेलमेट, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करने पर मजदूर मजबूर हैं। यहाँ माइंस में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं में कई बार वहाँ काम करने वाले मजदूरों की मौत भी हो जाती है।
अवैध खनन में काम करने वाले इन मजदूरों के पास लेबर कार्ड तक नहीं होते, जो इन मजदूरों का अधिकार है और अनिवार्य भी है। मुआवजा भी इन्हें बेमुश्किल से ही मिल पाता है। अगर आप माइंस साइटों पर एक नज़र घुमाकर भी देख लेंगे तो आपको ये लगेगा कि किसी के पास भी कोई सुरक्षा कवच नहीं है। सेफ्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ एक गमछा होता है, जिसको अपने मुंह पर वो लपेटे हुए मजदूर दिन भर काम करता हुआ आपको दिखाई देता है। इन खानों में काम करने वाले मजदूरों के साथ साथ में गांव के लोग भी माइन से निकलने वाली धूल मिट्टी, क्रशर की आवाज़ों, ब्लास्टिंग से होने वाले धमाकों और उनके वाइब्रेशन से लोग परेशान हैं। और यहाँ के लोगों में सांस में दिक्कत, एलर्जी, श्वास बीमारियाँ, सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों से जुड़ी हुई कई दूसरी बीमारियों से लोग ग्रस्त हो चुके हैं। धीरे धीरे बढ़ती बीमारियों से परेशान गांव के लोगों ने इन माइंस को बंद करने के लिए विरोध करना शुरू किया। और माइंस माफिया का जब विरोध हुआ तो इन विरोध की आवाज़ों को माफिया दबाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए माफिया ने पैसा, धनबल और नशे का इस्तेमाल भी किया। एक तरफ माइंस की वजह से गांव का वातावरण खराब हो रहा था, दूसरी तरफ गांव का माहौल खराब कर लोगों की एकजुटता को कम किया जाने लगा। तो हम सब ने महसूस किया कि ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा बीमारियों जब राजस्थान में तेजी से बढ़ने लगी, सरकार ने सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों का मुआवजा देना शुरू किया। लेकिन माइनिंग से हो रही तबाही पर पर्दा डालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर डॉक्टर तक इस सिलिकोसिस बीमारी को दबाने की कोशिश की गई। ऐसे ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि शुरुआती दौर में डॉक्टरों ने लोगों की टीबी का मरीज बताया, लेकिन सिलिकोसिस के मरीज निकले। ऐसे मामलों में मरीजों को ना ही कोई इलाज मिल पाता, ना ही कोई सरकारी मदद मिल पाती। मैंने कई मजदूरों को लेकर इनके कार्ड बनवाए और सिलिकोसिस की जांच करवाने में मदद की। मैं हाल ही में ऐसे ही एक परिवार से मिला जिसे घर में दूसरी पीढ़ी इसी बीमारी से ग्रसित चली आ रही है। ये बदला हुआ नाम है। सुरेश के पिता माइनिंग जोन पे और कृषि जोन पे काम करने की मजबूरी हुई और वो काम भी उन्होंने शुरू किया। लेकिन क्रेशर में मजदूरी करके जो वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते थे, उसकी उन्हें और पूरे परिवार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लगातार 13 साल क्रेशर में काम करते हुए उनके फेफड़े बुरी तरह प्रभावित हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टीबी हो गई। आखिर में इससे लड़ते लड़ते और 45 साल की जवान उम्र में ही गुजर गए। घर परिवार पर कर्ज होने के कारण अब सुरेश ने भी क्रेशर में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी वहाँ 2-3 साल तक काम किया, लेकिन एक दिन काम करते हुए जब उन्होंने आंखों से कटे हुए पहाड़ का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो गिरते हुए देखा तो वो सहम गए। इस घटना में कई मजदूर उन पत्थरों के नीचे दबते दबते बचे। उस दिन से सुरेश के दिल में एक डर बन गया। उसके बाद वो कभी भी क्रेशर में काम करने नहीं गए। उनके चाचा लक्ष्मीचंद जो पत्थरों को लोड करने का काम करते थे, आज उन्हें भी सिलिकोसिस हो चुका है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब ना ही वो अच्छे से देख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं।
उनका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है और वो ना चाहते हुए भी बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर हैं। पूरे परिवार को चलाने का भार अब उनकी पत्नी पर है। उनकी पत्नी भी अब मजदूरी का काम करती है, घर भी दूसरों से कर्ज लेकर के चला रही हैं। उनके पति इन्हीं क्रेशर पर काम करते हुए आज इस हालत में हैं और उसकी पत्नी को मालूम है कि मेरी स्थिति भी यही होने वाली है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या। परंतु महिला है, महिला में लड़ने की शक्ति भी ज्यादा होती है। आज सुरेश के खुद के बच्चे हैं, वो बताते हैं कि उन्हें अपने पिता की याद आती है कि वो आज होते तो शायद उनके बच्चों को भी वैसे ही प्यार करते जैसे उन्हें किया करते थे। वो अब किसी नौकरी की तलाश में हैं ताकि अपने परिवार को इस जगह से दूर ले जा सकें और बेहतर जिंदगी जी सकें। अब ये गांव नहीं रहे, ये स्वच्छ गांव नहीं रहे। अब यहाँ तो दिल्ली एनसीआर से भी कई गुना ज्यादा प्रदूषण हमारे यहाँ है। हमारा मानना है कि जब तक गांव के पहाड़ों में पत्थर हैं, जब तक ये माइन बंद नहीं होंगी और लोगों को मजबूरन ऐसी ही परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। यहाँ बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए डीप होल ब्लास्टिंग की जाती है। उससे घरों में, मकानों में, स्कूलों में, आबादी में, सड़कों में दरारें आ चुकी हैं। जो किसान बड़ी मुश्किल से बोरवेल का प्रबंध करते हैं, ब्लास्टिंग से उनकी बोरिंगें धंस रही हैं, वाइब्रेशन से बोरिंगें टूट रही हैं और जमींदार अपनी खेती भी नहीं कर पाता। अवैध खनन से बनने वाली इन परिस्थितियों के लिए यहाँ का प्रशासन, पुलिस, माइनिंग डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ में खान सुरक्षा विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग भी पूरे जिम्मेदार हैं। इन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई भी एक आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर कोई अकेले विरोध करे तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन शुक्लाबास गांव के सभी लोगों ने फैसला किया, हम लोगों ने मिलकर के इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की और हम लड़े। साल 2015 में हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया और पावटा से नारेढ़ा, जो हमारे 25 किलोमीटर की सड़क है, ये 30 गांवों को जोड़ती है और ये पूरा क्षेत्र खनन प्रभावित है। हमने माइनिंग में काम करने वाले ट्रकों, खनन सामग्री के ट्रकों को हमने इस रास्ते से नहीं गुजरने दिया और लगभग हमने 48 दिन तक एक बार धरना दिया और 6 माह तक एक बार फिर पुनः धरना दिया, फिर हमने फिर 2 माह तक धरना दिया। इस तरह लगातार हम साल दर साल जो है हमने धरने प्रदर्शन शुरू किए। हर बार प्रशासन हमसे लिखित समझौता करता रहा और इन सब बातों को हर बार समझौते में उन्होंने लिखा और हमारी बातों को सही माना। लेकिन धरना खत्म होते ही सब पहले के जैसा। फिर हमने इसके लिए जो है खननग्रस्त संघर्ष समिति का गठन किया और संघर्ष समिति ने जो है एनजीटी कोर्ट में हमने जो है वाद दायर किया और एनजीटी कोर्ट ने हमारी सबकी बात को सुनी और 22 फरवरी 2022 में एनजीटी ने आदेश दिया कि शुक्लाबास पिचानी की 15 खदानों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और शुक्लाबास स्कूल में जो नुकसान हुआ है ब्लास्टिंग से उसको 40 लाख रुपए मुआवजा दे। मेरी सरकार से अपील है कि
खनन प्रभावित सभी गांवों का सर्वे हो, माइनिंग की वजह से हो रही तमाम दूसरी बीमारियां और परेशानियों से जूझने वाले लोगों को उपयुक्त मदद की जाए। साथ ही अवैध खनन मॉनिटरिंग को भी बेहतर किया जाए। उसमें काम करने वाले मजदूरों को उनके अधिकार मिलें, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। माइंस चलाने वाले सरकार की ओर से जारी सभी गाइडलाइनों का, नियमों का पालन करें और सख्ती से सरकार के पालन करवाएं। कुछ एक गांवों में माइंस बंद भी हो गई हैं, लेकिन हमारे जिले में आसपास के कई सारे गांव अब भी लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। पूरे राजस्थान में माइनिंग एरिया के लोग ऐसे ही परेशान हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सिलिकोसिस के शिकार होते जा रहे हैं। सरकार गांव के लोगों की जान दांव पर लगाकर और पहाड़ों का दोहन करके विकास चाहती है, जिससे हमारे गांव और गांव के लोग उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हमारी मांग है कि हम ऐसा विकास नहीं चाहते। लोगों के मार के और विकास कराया जाना कोई विकास नहीं है।